साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं प्रियंका। आइए नजर लेते हैं आज की सुर्खियों पर। आगामी 22 अक्टूबर को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में रोजगार मेले के दृष्टिगत सीडीओ ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर नगर निगम द्वारा बनाए जा रहे कृत्रिम तालाबों का नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण। मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत धान खरीद को लेकर केंद्र प्रभारियों की कार्यशाला का हुआ आयोजन। इस्राईल युद्ध में फंसे 2 गोरखपुर वासियों की सकुशल वापसी पर सदन सांसद ने प्रधानमंत्री व विदेश मंत्रालय का जताया आभार। निर्माण विभाग के विभिन्न मदों द्वारा कराए जा रहे कार्यों को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ नगर आयुक्त ने की समीक्षा बैठक। आगामी 27 अक्टूबर से मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण का कार्य होगा प्रारंभ, जोड़े जाएंगे नए मतदाता। एडीएम सिटी के नेतृत्व में व्यापारियों की बैठक हुई संपन्न। प्रातःकालीन सफाई व्यवस्था का नगर आयुक्त ने किया औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। शारदीय नवरात्र पर माता तरकुलहा देवी मंदिर में उमड़ रहा आस्था का जन सैलाब। महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ शोधपीठ की लाइब्रेरी में 2000 से अधिक पुस्तकें आमजन तथा शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध। नगर निगम प्रशासन द्वारा व्यापक पैमाने पर यात्रियों, आम जनमानस, महिलाओं सहित अन्य की सुविधाओं के मद्देनजर यूरिनल का करा रहा निर्माण कार्य। और दर्जनों की संख्या में सुरैया शुगर मिल सरदार नगर के कर्मचारियों ने क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय पर पहुंच ब्याज व पीएफ की कटौती का अंशदान खातों में भेजने की मांग। आगामी 22 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित कार्यक्रम के तहत मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारी को लेकर सीडीओ संजय कुमार मीणा ने विकास भवन सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आयोजन को सफल बनाने व अधिक से अधिक आयोजन का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों को जोड़ने पर जोर दिया है। इस रोजगार मेले में लगभग 100 कंपनियां प्रतिभाग कर रही हैं, जो बड़े पैमाने पर बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने का कार्य करेगी। कितनी कंपनीज आ रही हैं? तो कुसुम जो है 100 के पास आ रही है। नहीं, मिशन सूची आई 4-7 में आरसीबी क्या है, आप आए NRLM से लीड बैंक भी आपके यहाँ ट्रेनिंग होती होगी, स्पेशली चाहे वो आप ITI में कराते हो, RCT में कराते हो या कहीं और कराते हो। मेनली तो यही इन्हीं 3-4 जगह होती है। उन सभी को पिछले 3 से 4 साल में जो भी बच्चे आपके पास आउट में जिन्होंने ट्रेनिंग की है, उन सभी को इन्फॉर्मेशन चाहिए। सभी को सूचना चली जाए कि दिनांक 22 को सुबह 10 बजे तो CM सर का प्रोग्राम है, 8 बजे से आप मान के 8 o'clock जो है रोजगार मेले का आयोजन किया जाए, लेकिन फोन जरूर करा लीजिए और वो लिस्ट आप बना लीजिए ITI वाली, आपके यहाँ भी ट्रेनिंग करते होंगे, लिस्ट बना लीजिए विद फोन नंबर। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीडीओ संजय कुमार मीणा ने बताया। देखिए 22 तारीख को 22 अक्टूबर रविवार को माननीय मुख्यमंत्री जी का संभावित प्रोग्राम है, जो एक वृहद रोजगार मेले का आयोजन जो मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी है वहाँ पे किया जाएगा प्रातः 10 बजे से। उसी के संबंध में, उसकी तैयारी के संबंध में आज बैठक बुलाई गई है, जिसमें हम लोगों का टारगेट है पिछली जो रोज़गार मेला है उससे ज़्यादा इस बार लोगों को रोज़गार मिले। पिछली बार लगभग 5100 लोगों को रोज़गार मिला था वृहद रोज़गार मेले में, तो इस बार टारगेट है कि हम लोग उससे अधिक लोगों को यहाँ रोज़गार प्रदान कर सकें। इसके लिए लगभग 100 कंपनीज़ भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी और वहीं पे लोगों का इंटरव्यू किया जाएगा, वहीं पे उनको प्लेसमेंट का लेटर भी अवेलेबल कराया जाएगा।
शारदीय नवरात्र पर मां दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन हेतु राप्ती नदी के तट पर नगर निगम द्वारा बनाए जा रहे कृत्रिम तालाब का निरीक्षण नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल द्वारा किया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, बेहतर लाइटिंग, संपर्क मार्ग सहित अन्य को लेकर मौजूद संबंधित अधिकारियों को नगर आयुक्त ने निर्देशित किया। इस मौके पर मुख्य अभियंता संजय चौहान, अधिशासी अभियंता एच.टी. पांडे, अवर अभियंता अवनीश भारती संगीता ने मौजूद रहे। अच्छा लगाइएगा जो अच्छा ही बढ़िया रंग टिंग लगते अच्छे वहीं से लाएंगे, एक इधर को ला देंगे सर, वहाँ लाएंगे और फिर लौटने का इधर से 2 रास्ता लाओ जरा सर हो रहा है कहीं भी डलवा दीजिए वो आगे इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, नगर निगम के द्वारा प्रतिवर्ष दुर्गा पूजा और दशहरा के अवसर पर मूर्तियों के विसर्जन हेतु अस्थायी तालाब के निर्माण कराए जाते हैं। इस वर्ष भी राजघाट, महेसरा, डोमिनगढ़ में अस्थायी तालाबों के निर्माण कराए जा रहे हैं। 3 तालाब हैं जो हमने राजघाट पे अस्थायी तालाब करा रहे हैं ताकि अधिकतम संख्या में मूर्तियों का विसर्जन राजघाट पर ही नगरवासियों के द्वारा किया जाता है। इसी क्रम में चीफ इंजीनियर साहब के साथ हमारी पूरी टीम आज निरीक्षण करने गई थी। उसमें वहाँ पे उसका विसर्जन की मूर्तियों को लाने का रास्ता, तालाब, बैरिकेटिंग और अन्य सुरक्षा के जो मानक हैं उसको निर्देशित किया गया कि सभी सुरक्षा के मानकों का ख्याल रखा जाए और इसको 20 तारीख तक किसी भी हालत में कंप्लीट किया जाए और एक बेहतर व्यवस्था नगरवासियों को हम दे पाएँ विसर्जन की। इसी संबंध में आज ये निरीक्षण किया गया। लाइट की व्यवस्था रहेगी, बैरिकेटिंग की व्यवस्था रहेगी, कुछ हमारे कंट्रोल रूम भी बनेगा, वहाँ पे एक अनाउंसमेंट सिस्टम भी बनेगा ताकि सबको गाइड भी करते रहें। पुलिस बूथ भी बनना है, वो भी नगर निगम ही बनाएगी और नगर निगम की पूरी टीम वहाँ पे रहेगी ताकि नगरवासियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। खरीफ खरीद विपणन वर्ष 2023-2024 के तहत मूल समर्थन योजना के अंतर्गत धान खरीद हेतु आयोजित कार्यशाला का आयोजन सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन सभागार में एडीएम वित्त व प्रभारी अधिकारी धान खरीद विनीत कुमार सिंह की अध्यक्षता में किया गया। जनपद में धान खरीद को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा तैयारी को मुकम्मल किया जा चुका है। लगभग 197 धान क्रय केंद्र बनाए गए हैं। इसी क्रम में केंद्र प्रभारियों की कार्यशाला के माध्यम से उन्हें शासन द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन की विस्तृत रूप से जानकारी मुहैया कराई गई। इस मौके पर जिला खाद्य विपणन अधिकारी अरविंद कुमार दुबे सहित बड़ी संख्या में धान क्रय केंद्र प्रभारी मौजूद रहे। निर्धारित किया वो 17% है, 17% से नीचे ही हमें जो है खरीदना है। तो क्रय केंद्रों पे भारत सरकार और QCI के द्वारा कुछ एनालिसिस किट और कुछ उपकरणों को निर्धारित किया गया है जिससे कि हम धान की जो एनालिसिस है, जो उसका विश्लेषण है, हम कर पाएंगे। अगर हमारे पास ये उपकरण उपलब्ध नहीं होंगे तो हम किसानों को किसी है और इस संपत्ति जो, क्योंकि ये राष्ट्र की भी संपत्ति है, इसको सही तरीका भुगतान मिल सके, क्योंकि किसानों के पास भी पर्याप्त जगह नहीं होता है कि द्वारा निर्धारण किया गया है। और इसका जो कैलिब्रेशन का मतलब यह हुआ कि जो नमी निकालने की पद्धति है, भारत सरकार और FSSAI और जितने भी हमारे इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीएम वित्त विनीत कुमार सिंह ने बताया, धान खरीद की हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। 197 परचेज केंद्र हमारे यहाँ बनाए गए हैं, क्रय केंद्र, और उन सभी पर केंद्र प्रभारियों की नियुक्ति की जा चुकी है। उनको जो आवश्यक उपकरण और अन्य सामग्री देनी होती है वो कार्रवाई चल रही है हमारी। आज हमारे द्वारा सभी केंद्र प्रभारियों की एक कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें उनको धान खरीद संबंधी जो भी शासनादेश है और जो भी नियम का पालन करना है वो सभी चीज़ों से उनको अवगत कराया जाएगा और वो कार्यशाला अभी हमारी एनेक्सी में प्रारंभ हो चुकी है। इसके अतिरिक्त
केंद्र प्रभारियों को निर्देश रहेगा कि जो हमारा शासन की तरफ से लक्ष्य प्राप्त हुआ है उसके अनुसार पूरी धान खरीद करें। किसी भी प्रकार से किसी भी किसान को कोई समस्या ना उत्पन्न हो। यदि किसी किसान को किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है अपना धान विक्रय करने में, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर और क्रय केंद्र पर केंद्र प्रभारियों के नंबर दिए गए हैं। हमारे नंबर पर कभी भी किसी भी समय कांटेक्ट करके कर सकते हैं। उनकी समस्या का तत्काल समाधान किया जाएगा। क्या कितने धान क्रय केंद्र बनाए गए? जिले में पिछले वर्ष 171 क्रय केंद्र बनाए गए थे, किंतु धान की इस बार फसल की उत्पादकता को देखते हुए, क्योंकि इस बार बारिश अच्छी हुई है और कहीं बाढ़ की स्थिति नहीं है पूरे ज़िले में, तो ना तो बाढ़ की स्थिति ना सूखे की स्थिति, तो जो हमारा अनुमान है कि धान की फसल इस बार अच्छी होगी, पैदावार अच्छा होगा, तो उसको देखते हुए 197 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। इसराइल व फलस्तीन के उत्तरी गाजा पट्टी में चल रहे युद्ध के दौरान गोरखपुर के 2 युवकों के फंसे होने की सूचना पर सदर सांसद रविकिशन शुक्ला ने पत्र लिखकर विदेश मंत्रालय व प्रधानमंत्री कार्यालय से उन्हें सकुशल वापस गोरखपुर पहुंचाने की मांग की थी। विगत दिनों दोनों ही युवक सकुशल गोरखपुर पहुंचने पर सदर सांसद रविकिशन शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व विदेश मंत्रालय का आभार प्रकट करते हुए उन्हें बधाई दी है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सदर सांसद रविकिशन शुक्ला ने बताया, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को और विदेश मंत्रालय को दिल से धन्यवाद कि उन्होंने हमारी चिट्ठी पर, हमारे पत्र पर हमारे गोरखपुर के 2 स्टूडेंट्स, 2 बच्चों को तुरंत हवाई जहाज़ में बिठा के और उनकी जान बचा ली, जो कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा युद्ध, एक कहते हैं ना कि जहाँ पर जान बचना मुश्किल है लोगों की, इस तरह के युद्ध में। तो मैं प्रधानमंत्री जी को, विदेश मंत्रालय को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि हाँ, तुरंत आप लोग भारत के जितने भी भारतीय स्टूडेंट को प्रधानमंत्री जी अपने विशेष जहाज़ से मंगा रहे हैं देश में। और एक बहुत बड़ा संदेशा यही किया था यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने और विदेश मंत्रालय ने जब कोरोना था, कोविड के दौरान, और वही चीज़ें दोबारा हो रही। हमें गर्व है कि हम ऐसे प्रधानमंत्री जी, हमारे ऐसे नेता के अभिभावक के रूप में, जहां हमारे बच्चे विदेश में वॉर जोन में हो, कोरोना कोविड काल में हो, तुरंत निकाल के अपने देश में हमारे गोरखपुर में आ गए। तो समस्त गोरखपुर की जनता की तरफ से मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को और विदेश मंत्रालय को धन्यवाद देता हूं कि हमारी चिट्ठी पर आपने तवज्जो दिया और मेरे गोरखपुर के 2 बच्चे लौट आए। निर्माण विभाग के कार्य एवं उद्यान विभाग की बैठक कर नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने निर्माण विभाग के विभिन्न मदों से कराए जा रहे कार्यों की संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा की। वहीं महानगर में विभिन्न पार्कों के सुदृढ़ीकरण को लेकर मौजूद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। RS 92 है 33% है। सेक्शन कम हो रहा है, पैसा आया है जी सर, उसका 75%, जो 25% आया है और उसका भी वो तो दीपक क्या समझ में आया है बताइए? समझ में आया। इसका कितना पैसा आया है बताओ। रोहिणी नाला RH 92 RCC नाले का निर्माण कर रहे हैं, शुक्र 50% पैसा दे चुके हैं, तो फिर कहाँ से दिया पैसा? वो तो उसमें से दे दिया होगा, जियो में से दिया था। हाँ, काम जैसे वो खंबे 75% नहीं सर। मान लो आपको अगर इसका 3 करोड़ 46 लाख है, इसका 25% पैसा उसमें मिला है आपको, मान लो। क्योंकि सर अभी क्या है ना, 2-3 ही काम कंप्लीट हुए 75%। जैसे आगे होता है ये हुआ तो एक भी भेजना तो पता ही है आपको। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई है। नगर निगम के अंतर्गत त्वरित आर्थिक विकास कार्य, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, स्मार्ट सिटी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कार्य और अन्य निर्माण कार्य चल रहे हैं। निर्माण कार्यों की समीक्षा चीफ इंजीनियर साहब के साथ एक्सीएन हमारी पूरी निर्माण विभाग की टीम थी। इसमें निर्देशित किया गया कि 1 महीने के अंदर 18 नवंबर तक अधिक से अधिक कामों को पूर्ण करते हुए यूसी उपलब्ध कराएं और साथ ही साथ जितने भी कार्य योजनाएं गतिशील हैं उन सबका निरीक्षण करते हुए गुणवत्तापूर्वक उसका वो कराएं। किसी भी कोताही पर
दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की तैयारी को लेकर 27 अक्टूबर से मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। मतदाता सूची में 18 वर्ष पार कर चुके युवा अपने आवेदन कर सकते हैं। वहीं मृत हो चुके वोटरों का फॉर्म भरकर नाम कटवाया जा सकता है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीएम एफआर विनीत कुमार सिंह ने बताया। 27 अक्टूबर से हमारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, जिसमें मतदाताओं को जोड़ने और जो ऐसे मतदाता हैं जो शिफ्टेड हैं या डेथ हो चुके हैं उनको काटने का काम शुरू होगा और ये फाइनल पब्लिकेशन इसका 5 जनवरी 2024 में होगा। सर, जो 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ली है उनके लिए क्या दिशा निर्देश? 1 जनवरी 2024 को जो भी भारत का नागरिक 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर रहा है वो सभी इस मतदाता सूची में जुड़ने हेतु पात्र हैं और मेरा उन सभी से अनुरोध रहेगा कि अधिक से अधिक संख्या में अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य जुड़ाएं। हर वोट हमारे लिए आवश्यक है और अनिवार्य है। अभी वक्त छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। विकास भवन सभागार में एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह के नेतृत्व में व्यापारी बंधुओं की बैठक संपन्न हुई। बैठक में व्यापारियों से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं का विस्तृत रूप से चर्चा कर उनके जल्द से जल्द निस्तारण की बात कही गई। साथ ही शासन द्वारा व्यापारियों के हित में चलाई जा रही योजनाओं का 100% लाभ उठाने की अपील भी की गई। काफी संघर्ष है जिसे बनाने की मांग की गई है। इसमें बता रहे अंदर की 2 छोटी गलियों को छोड़ दिया गया है, तो ये मतलब 4 लाख की लागत के विपरीत है। हाँ, अभी सर अभी प्रारंभ हो जाए क्या बता दीजिए कि मतलब कि कितनी स्वीकृति हो गई है, टेंडर आने की प्रक्रिया में महानगर में साफ सफाई, स्वच्छता आदि को लेकर नगर निगम प्रशासन द्वारा लगातार इन कार्यों की मॉनिटरिंग की जाती है। इसी क्रम में बुधवार को नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने प्रातःकालीन सफाई व्यवस्था का आवश्यक निरीक्षण कर मौजूद सफाई कर्मचारी एवं जोनल कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बाहरी वार्ड होते हुए अंदर के वार्डों में अंदर के अभी नहीं आया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि नगर निगम की साफ सफाई की व्यवस्था को देखते हुए सभी हमारे अपर नगर आयुक्त, सभी हमारे जोनल अधिकारी, सभी लोग प्रातःकालीन ही साफ सफाई की व्यवस्था को देख रहे हैं, खुद मौके पे जा रहे हैं ताकि वर्तमान स्थिति से रूबरू हों। इसी क्रम में हम भी आज गए थे और कई ये लगातार अनुवर्त प्रक्रिया चलती रहेगी ताकि हमारे साफ सफाई जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उन कमियों को इंगित किया जा सके, संबंधित इंस्पेक्टर सुपरवाइजर्स को बताया जा सके और साथ के साथ लोगों को इस स्वच्छता के मुहिम में साथ लिया जा सके, क्योंकि जब तक लोग नहीं जुड़ेंगे तब तक गोरखपुर को स्वच्छ गोरखपुर बनाना कई मायनों में संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए आपके माध्यम से भी हम सभी महानगर वासियों से अपील करना चाहेंगे कि अपने घर का कूड़ा सड़कों पर ना डालें, नगर निगम की जो गाड़ियाँ आ रही हैं उसी में कूड़ा डालें, गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा उसको अलग अलग रखें, सेग्रीगेटेड वेस्ट रखें ताकि नगर निगम की गाड़ियाँ जो आ रही हैं उसी में उसको डालें, नालियों में ना डालें, सड़क में ना डालें, जिससे गंदगी ना होने पाए। ना अपने घर गंदगी करें, ना दूसरों के घर, दूसरों की नालियों में, दूसरों की सड़कों पे गंदगी होने दें और घर से सिंगल यूज़ प्लास्टिक को जीवन से निकाल दें।
शारदीय नवरात्र पर मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माता तरकुलहा देवी मंदिर प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्तजन पहुंचकर मां के पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर अपनी मनवांछित मनोकामनाएं की पूर्ति करते हैं। ऐसी मान्यता है कि अमर शहीद बंधु सिंह ने पिंडे स्थापित कर यहाँ पर आच्छादित जंगल और तरकुलहा के पेड़ के बीच माता तरकुलहा देवी की पूजा अर्चना शुरू की थी। अंग्रेजी हुकूमत में शहीद क्रांतिकारी बाबू बंधु सिंह इस मंदिर पर गोरिल्ला युद्ध कर कई अंग्रेज अफसर की बलि देते थे। इस मंदिर से भक्तों की अटूट आस्था है और यहाँ पर जिले से ही नहीं कई प्रदेशों के लोग आकर मां तरकुलहा देवी के पूजन दर्शन करते हैं। और लाइन में लगा हैं तो कतार में रहेंगे आप लोग तो दर्शन करने में आसानी रहेगी तो अच्छे से दर्शन भी कर पाएंगे आप लोग। अगर वस्तु का फूल आप लोग लगाने के बाद हम बोर्ड के अंदर डाल दें आप लोग पूरा तो नहीं रखना है आप लोग। आगे बढ़िए भैया, आगे बढ़िए। मात्र 30 रुपए में हर एक सामान। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुजारी राजेश पांडे ने बताया, हमारे आज़ादी के पहले बाबू बंधु सिंह के नाम से यहाँ पूजा किया करते थे और यह बनदुर्गा के नाम से प्रसिद्ध थी और यह तरकुलही देवी के नाम से बाद में विख्यात हुई है। यह तरकुलहा माता का मंदिर बहुत ही विख्यात पूर्वांचल का मंदिर है और उस मंदिर में जितने भी भक्त हमारे आते हैं सबकी मनोकामनाएं पूर्ण माता करती हैं। यहाँ दोनों नवरात्र में माता जी की भक्ति होती है और सभी श्रद्धालु आकर के माता जी के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। नवरात्र का माह चल रहा है, कितने लोग भीड़ होती है और क्या? यहाँ तो प्रतिदिन मान के चलिए 20,000 से 25,000 डेली श्रद्धालु आया करते हैं और हमेशा यहाँ प्रति बारह मास यहाँ भीड़ होती है। क्या क्या चढ़ाया जाता माता जी? यहाँ के माता की विशेष तो नारियल चुनरी है और नवरात्र के बाद बहुत लोग बलिदान की प्रक्रिया यहाँ पहले से प्रसिद्ध है, खसी आदि की बलि जो देते हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में संचालित महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ शोध पीठ की लाइब्रेरी का शुभारंभ विगत दिनों किया गया है। नवनिर्मित श्री गोरखनाथ शोधपीठ भवन के प्रथम तल पर स्थित इस लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं तथा आम जनमानस को नाथ पंथ से जुड़ी जानकारी आसानी से उपलब्ध कराई जा सके। इसके लिए प्रथम चरण में अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों भाषाओं की नाथ पंथ से संबंधित लगभग 2000 से अधिक पुस्तक शोधपीठ की लाइब्रेरी में रखी गई है। इसके साथ ही पाठकों तथा शोधकर्ताओं के लिए ई लाइब्रेरी की सुविधा भी प्रदान की गई है। साथ ही द्वितीय चरण में इन पुस्तकों के अलावा देश विदेश में नाथ पंथ से संबंधित हुए शोध तथा पुस्तकों की एक अन्य सूची तैयार हो रही है, जो शीघ्र ही लाइब्रेरी में उपलब्ध हो जाएगी।
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए शोधपीठ के उप निदेशक डॉक्टर कुशल नाथ मिश्रा ने बताया, जो अभी मुख्यतः किताबें आई हैं जो इस समय हैं उसमें नाथ संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वाली बहुत ही एक अच्छी किताब है, गोरख सिद्धांत संग्रह रामलाल श्रीवास्तव जी के द्वारा, गोरख दर्शन नाथ संप्रदाय और साहित्य वेद प्रकाश जुनेजा जी की, गोरख बाणी रामलाल श्रीवास्तव और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज़्म हिंदुज़्म गॉड ऑफ द गॉडेसेस का है। श्रीनाथ सिद्ध तंत्र मंत्र टोटके महावीर नाथ सैनी की है और श्रीनाथ सिद्ध पाठ योगी बिलासनाथ जी की। ये प्रमुख किताबें हैं। वैसे तो किताबें बहुत हैं और इसकी लिस्ट भी बन गई है और हम लोगों का प्रयास है कि वो एक अच्छा सा एक नाथ पंथ पे जो पुस्तकालय है वो काम करने लगे और सब लोगों के लिए सुविधाजनक हो जाए। सर अभी लगभग कितने छात्र आ रहे हैं लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए? अभी इसका इनॉग्रल ऑफिशियली हम लोगों ने 2 दिन पहले कराया है और अभी कल 10-15 छात्र जो आ गए थे और जो कि यहाँ क्लासेस चलती हैं, धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ेगा और उसके माध्यम से जो छात्र को हम लोग करेंगे। महानगर में यात्रियों आम जनमानस महिलाओं सहित अन्य की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नगर निगम प्रशासन व्यापक पैमाने पर यूरिनल का निर्माण करवा रहा है। वहीं बदहाल पड़े यूरिनल के जीर्णोद्धार व देखभाल को लेकर भी नगर निगम प्रशासन द्वारा प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से पीपीपी मोड पर कराया जा रहा है, जिसके क्रम में भीड़ भाड़ वाले स्थान, कमर्शियल क्षेत्र, प्रमुख चौक चौराहे सहित अन्य स्थलों पर यूरिनल की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, देखिए नगर निगम पूरे क्षेत्र में लोगों के लिए, यहाँ के नागरिकों के लिए, यात्रियों के लिए, महिलाओं के लिए, मेन मार्केट में, कॉमर्शियल एरियाज़ में, जगह जगह पे जहाँ पे यूरिनल की आवश्यकता है वहाँ पर यूरिनल नगर निगम के द्वारा बनवाए जा रहे हैं। कुछ यूरिनल काफ़ी खस्ता हालत में थे, उनका मेंटेनेंस अच्छा नहीं हो रहा था, काफ़ी गंदगी थी, तो हमने एक EOI किया है जिसमें हमने उन यूरिनल के मेंटेनेंस के लिए और उनको एक अच्छे व्यवस्थित बनाने के लिए, ख़ासतौर पे जो बड़े महानगरों में जिस तरीके से दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में जैसे बड़े बड़े महानगरों में यूरिनल की व्यवस्था होती है, एडवर्टाइजमेंट होता है, साथ में उसके मेंटेनेंस भी होता है, इस तरीके से एक एजेंसी को भी हमने एजेंसी के लिए भी एक विज्ञापन निकाला है। तो एक बहुत अच्छी एजेंसीज आई है, उसके माध्यम से भी हम करा रहे हैं PPP मोड पे। तो शहर के जितने भी यूरिनल होंगे और जितने भी पब्लिक टॉयलेट्स होंगे उन सबका कायाकल्प किया जा रहा है और सबको एस्पिरेशनल टॉयलेट के नाम से हम बनवा रहे हैं, ताकि हमारे सभी नागरिक वासी, महानगर वासियों के लिए एक बेहतर सुविधा नगर निगम दे पाए। तो इसी क्रम में सिटी मॉल के सामने, नॉर्मल कैंपस के पास और भी जगह जगह पे, विजय चौराहे के पास अच्छा कार्य चल रहा है और शीघ्र ही पूरे महानगर में जितने भी यूरिनल और टॉयलेट्स होंगे उन सबको अच्छा कायाकल्प हम करवाएंगे। सर निगम के जो कॉम्प्लेक्स हैं, जलकल बिल्डिंग हो गया या फिर वहाँ पे ये सुविधा नहीं है, महिलाओं को बहुत परेशानी हो रही है, उसके लिए देखिए जो नगर निगम की जो बिल्डिंग है, अब जैसे महानगर, जैसे नगर निगम का ऑफिस है, ऑफिस के निकलते ही एक पिंक टॉयलेट बना हुआ है और ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट्स के लिए लगभग 8 पिंक टॉयलेट्स हमने पिछले 4 महीने में बनवाए हैं और अभी 8 और प्रस्तावित हैं जहाँ जहाँ कॉमर्शियल एरियाज़ हैं वहाँ पे, क्योंकि कई जगहों पे, कई मार्केट्स में जगह की कमी होती है, वहाँ पे जगह नहीं मिल पाती, तो वहाँ पे हम मोबाइल, हमने अभी मुझे लगता है हमारी 2 बसेस को हमने कन्वर्ट किया है, जो पुरानी बसेस हैं उसको हम यूरिनल में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि उनको हम ऐसी जगह पे लगा दें जहाँ पे उनको मोबाइल तरीके से हम कर सकें, उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ पॉइंट्स गैप्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं ताकि पिंक टॉयलेट्स को भी हम पूरे शहर में उनके जाल बिछाएँ और ख़ास तौर पर न केवल बनाने के साथ साथ बल्कि उसकी मेंटेनेंस को लेकर भी हम प्रयासरत हैं। सरिया शुगर मिल सरदार नगर के दर्जनों कर्मचारी ने क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय पर पहुंचकर 2009-10 से 15-16 तक ब्याज व PF की कटौती का अंशदान कर्मचारियों के खाते सही नहीं किए जाने की मांग को लेकर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त शशांक जायसवाल से मुलाकात कर समस्याओं से अवगत कराया। वहीं जल्द से जल्द ब्याज व PF की कटौती का अंशदान कर्मचारियों के खातों में भेजने की मांग की है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त शशांक जायसवाल ने बताया, सरिया शुगर मिल्स वो लोग पैसा नहीं जमा कर रहे थे, उनका पूर्व में जो भी उनके बकाया थे उसको हम लोगों ने रिकवर करके इनके खातों में जमा किया। जमा भी कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा किया गया, उसमें मैनुअल इंटरवेंशन कोई है नहीं। तो और इनके बारे में जो भी इन्होंने प्रत्यावेदन इस मैटर में प्रेफर किया है उन सबका भी हम लोगों ने निस्तारण कर दिया है। और
इसमें अगर फिर भी इनको लगता है कि यदि कोई इसमें ब्याज इनको कम मिला है या उसमें कोई अनियमितता है तो दोबारा दे सकते हैं, हम उसके फिर जांच करा के इनको उत्तर दे देंगे। लेकिन यहाँ पे यह बताना आवश्यक है कि उनके सारे प्रत्यावेदन का एकदम नियमानुसार निस्तारण किया जा चुका है। जैसे इनका कहना है कि हाई कोर्ट भी गए। हाँ, हाई कोर्ट में भी गए। हाई कोर्ट का क्या आदेश रहा है? हाई कोर्ट में उनको कोई रिलीफ नहीं मिली। अगर इसमें ऐसा कुछ अनियमितता होती है तो उनको कोई रिलीफ मिलती है। और हमको लगता है कि हाई कोर्ट का जो 2 इन्होंने रिट पिटीशन प्रेफर किए थे और उन दोनों में उनको ऐसा कोई रिलीफ नहीं मिला। सर इनके लिए क्या मतलब बीच का रास्ता क्या है? जैसे विभाग से और इनके बीच में जिस प्रकार से ये आरोप लगा रहे हैं कि बीच में गए हुए हमारे इंटेट नहीं, अगर ऐसा कोई है तो अगर वो प्रमाण के साथ लाएंगे तो हम उस पर बिल्कुल उचित कार्रवाई करेंगे। उनके पास कोई प्रमाण नहीं है अभी तक के हिसाब से, तो जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है ऐसा कोई नहीं है, लेकिन अगर होगा भी तो जो भी उचित कार्रवाई होगी किया जाएगा। कितने कर्मचारी हैं इसमें जिनका इस तरह से मतलब पीएफ में मामला चल रहा है? अभी ये तो हमें नहीं आइडिया है, ये तो उनको पता होगा ना कि कितने व्यक्ति वहाँ पे कार्य कर रहे थे। इसके मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर कितने मतलब कर्मचारी पीएफ कट रहा था सर आपके यहाँ? कुछ देखिए वो बहुत पुराना मैटर है, 2009 या 10 में कट रहा था। उसके बाद से तो उनका कोई फैक्ट्री ही बंद है। उस वक्त कितने आदमी काम कर रहे थे, उसमें से कितने लोगों का पैसा निकल गया है, तो इसका अद्यतन स्थिति तो कंप्यूटर रिकॉर्ड से देख के मिल जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल मुझे याद नहीं है। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर चलते हैं आज की सुर्खियों पर। आगामी 22 अक्टूबर को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में रोजगार मेले के दृष्टिगत सीडीओ ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर नगर निगम द्वारा बनाए जा रहे कृत्रिम तालाबों का नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण। मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत धान खरीद को लेकर केंद्र प्रभारियों की कार्यशाला का हुआ आयोजन। इस्राईल युद्ध में फंसे 2 गोरखपुर वासियों की सकुशल वापसी पर सदन सांसद ने प्रधानमंत्री व विदेश मंत्रालय का जताया आभार। निर्माण विभाग के विभिन्न मदों द्वारा कराए जा रहे कार्यों को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ नगर आयुक्त ने की समीक्षा बैठक। आगामी 27 अक्टूबर से मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण का कार्य होगा प्रारंभ, जोड़े जाएंगे नए मतदाता। एडीएम सिटी के नेतृत्व में व्यापारियों की बैठक हुई संपन्न। प्रातःकालीन सफाई व्यवस्था का नगर आयुक्त ने किया औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। शारदीय नवरात्र पर माता तरकुलहा देवी मंदिर में उमड़ रहा आस्था का जनसैलाब। महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ शोधपीठ की लाइब्रेरी में 2000 से अधिक पुस्तकें आमजन तथा शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध। नगर निगम प्रशासन द्वारा व्यापक पैमाने पर यात्रियों, आम जनमानस, महिलाओं सहित अन्य की सुविधाओं के मद्देनजर यूरिनल का करा रहा निर्माण कार्य। और दर्जनों की संख्या में सुरैया शुगर मिल सरदार नगर के कर्मचारियों ने क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय पर पहुंच ब्याज व पीएफ की कटौती का अंशदान खातों में भेजने की मांग। अगले अंक में आपसे होगी फिर मुलाकात। साईं प्रणाम।